नमस्कार, शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चला है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की। एक बार फिर से गुड्डू पंडित सुर्खियों में हैं। वजह है बीच एक्सप्रेसवे पर बर्थडे मनाने को लेकर। वो भी कार की बोनेट पर रखा केक कुल्हाड़ी से काटा गया और अब तो इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से पूर्व विधायक भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार ये बाहुबली विधायक एक्सप्रेसवे पर मनाए गए बर्थडे को लेकर खासे वायरल हैं। कथित जन्मदिन के मौके पर गुड्डू पंडित समर्थकों के साथ हाईवे पर पहुंच गए। खुली गाड़ी में खड़े होकर गुड्डू पंडित समर्थकों के बीच पहुंचे। चारों तरफ नेताजी की जय जयकार हो रही थी। हाईवे के बीच भीड़ ऐसी कि सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे और इसी में कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। हैरानी इस बात की थी कि दूसरों को नसीहत देने वाले नेताजी के साथ जितने भी लोग थे उनमें से एक ने भी मास्क नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग का तो शायद उन्हें मतलब भी नहीं मालूम था। एक दूसरे से जूझते हुए बस नेताजी के करीब जाने की चाहत थी और इसी चाहत में सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी। लंबी गाथा गान और जय जयकार के बाद वो मौका आ गया जिसके लिए गुड्डू पंडित वहां पर पहुंचे थे। कार की बोनट पर बकायदा केक रखा गया। चाकू की जगह पर फरसे से गुड्डू पंडित ने हाईवे पर केक काटा और वहां मौजूद समर्थकों को भी खिलाया। लेकिन जब गुड्डू पंडित से इस बारे में सवाल पूछा गया तो जवाब क्या था, खुद देखिए। नोएडा से निकल गए बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए तो मैं इनको रौन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया। भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को कि यार देश कोरोना से लड़ रहा है, तो आप लोग केक काट रहे हो, आप ब्राह्मण हो, जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पटाद भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर समर्थकों की भीड़ और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जश्न मनाने को देखकर तो नहीं लगता कि नेताजी ने समर्थकों को कुछ भी समझाया हो। हाँ, कोरोना काल में गुड्डू पंडित ने नियमों को पूरी तरह से ध्वस्त जरूर कर दिया। अब भले ही नेताजी कहें कि वो किसी समर्थक के जन्मदिन में शामिल हुए थे, लेकिन सच तो ये भी है कि गुड्डू पंडित ने एक्सप्रेसवे पर केक काटा, लोग बिना मास्क के पहुंचे और नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद गुड्डू पंडित के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में केस दर्ज किया गया है। गुड्डू पंडित के खिलाफ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया है, तो कार्रवाई भी हो गई है। गुड्डू पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का उन पर आरोप लगा है। चलिए अब सहारनपुर की खबर आपको दिखाते हैं। यहां बदमाशों ने एक मिनी बैंक मित्र को अपनी लूट का शिकार बना लिया। बदमाशों ने बैंक मित्र की कनपटी पर तमंचा लगाया और 95,000 रुपए के साथ 2 लैपटॉप और अन्य सामान भी लूट लिया। बड़ी बात यह है कि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां कोतवाली बेहट के कलसिया बस अड्डे पर मिनी बैंक मित्र है और सुबह सुबह ही बदमाश यहां पर पहुंच गए और सीधे तमंचा तान दिया। इस दौरान आराम से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाशों ने खुलेआम दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। उस पर हैरानी की बात यह रही कि वारदात के 2 घंटे बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इधर दिन दहाड़े हुई लूट के बाद व्यापारियों में खासा डर का माहौल है।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा है। पाक के चर्चित अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए नजर आए। वो बुरीद हो गए हैं उनके। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के कार्यों की तुलना की है। फहद ने योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया है। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है। फहद ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि ये ग्राफ ध्यान से देखिए, ये कोरोना से पाकिस्तान और भारत के राज्य यूपी में होने वाली मौतों की तुलना है। दोनों की जनसंख्या, साक्षरता और प्रोफाइल एक ही है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले पाकिस्तान कम घनत्व लेकिन ज्यादा जीडीपी वाला देश है। यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में यह नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि यहां संक्रमण मौतों की दर ज्यादा है जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,261 है, जबकि पाकिस्तान में 98,943 लोग इस वैश्विक महामारी से संक्रमित हैं। वहीं इस वायरस से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 2002 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 275 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक स्थल और मॉल्स आज से खुल गए हैं और आज ही 80 दिन बाद गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट भी खुले। इस मौके पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने मंदिर में पहले पूजा अर्चना की और फिर मंदिर परिसर में घूमकर व्यवस्था का जायजा भी लिया। मुख्य मंदिर खोले जाने से पहले बाकायदा हर एक मंदिर को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद पूजा की गई। सरकार के नियम से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग के साथ धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। बेसिक गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वो आज इसको दिया गया। देखिए, पुलिस की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी निर्देश है उसको कड़ाई से पालन करें, है ना। और कहीं पे भी हमको कहीं पे भी कोई कमी नज़र आती है तो हम उसको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, और नहीं उसका अनुपालन होगा तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर जनपद में ये एक आह्वान हमने किया है और अपील की है और सभी समुदाय, सभी ग्रुपों के लोगों को बुला के हमने निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि जो भी शासन के नीति निर्देश हैं, 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सही प्रकार से मास्क का प्रयोग हो, इन सभी चीज़ों का अनुपालन हो। आज से सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालु के लिए गोरखपुर में खोल दिए गए हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में गेट पर ही श्रद्धालु के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उसके बाद मंदिर में श्रद्धालु को मंदिर में जाने की इजाजत मिल रही है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी है, तो भभूत का टीका भक्तों को खुद ही लगाना होगा और दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के लिए दूसरे गेट का इस्तेमाल करना होगा। सफाई, मंदिर की पूरा सफाई हो गया। यहाँ तो प्रसाद नहीं चढ़ाना है, भभूति भी अपने हाथ से वो लगाएंगे। वो उसके टच को यात्री को महात्मा है, पुजारी है, वो हाथ नहीं लगाएंगे। वो सब कुछ अपने हाथ के, पैसा भी अपने हाथ चढ़ाएंगे, भभूति भी लगाएंगे, प्रसाद भी अपने टोकरी सब सामान रखा गया है, फूल सब रखने के सामान सब अलग अलग रखा गया है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन में गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, तो गोरखपुर में एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने की मांग भी की। साथ ही पाकिस्तान मीडिया में सीएम योगी की तारीफ को लेकर भी बताया, जिसको सुनकर सीएम योगी मुस्कुरा दिए। गुरुत्व पर भी बात किया। मैंने महाराज जी की तारीफ भी की कि पाकिस्तान में की मीडिया में आज आपकी बहुत जय जयकार हो रही है। पाकिस्तान मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज लिख रहे हैं, आज वहाँ के अखबार की सुर्खियाँ हैं कि 23 करोड़ का पाकिस्तान भी है और 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश भी है। जीडीपी रेट से लेकर मृत्यु रेट्स, हर चीज़ कोरोना का कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी इसको संभाल रहे हैं। तो पाकिस्तान में आज इनकी चर्चा है, वो बात भी हमने उनको जनवाई, तो कुछ नहीं, थोड़ा मुस्कुरा दिए वो।
और राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 10 जून से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। समतलीकरण का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला पर विराजमान शशांक शेखर भगवान शिव के मंदिर पर 10 जून से अनुष्ठान शुरू होगा और इसी के बाद राम मंदिर के स्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक का आयोजन होगा। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के मुताबिक भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त से पहले भगवान रामेश्वर की स्थापना कर अभिषेक किया गया था। इसीलिए मंदिर निर्माण से पहले भगवान शशांक शेखर का पूजन किया जाएगा। तराशे गए पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण किया जाना है और भगवान श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। लेकिन इसके पहले राम जन्मभूमि में स्थित कुबेर टीला पर भगवान शशांक शेखर की आराधना की जाएगी। प्रारंभ में रुद्राभिषेक आवश्यक होता है। भगवान श्री राम जी को लंका पर विजय करना था तो सबसे पहले भगवान श्री रामेश्वर जी की पूजा की स्थापना किया। तो उपेक्षित देखा गया, मंदिर उपेक्षित पड़ा हुआ है, शिव जी उपेक्षित अभी तक रहे तो अच्छा हुआ, चलो भगवान का अभिषेक किया जाए। और क्या है। तो कुबेर टीला पर भगवान के अभिषेक जो राम जन्मभूमि के परिसर में, उसके बाद क्या ये माना जाए कि एल&टी उसके बाद ही मंदिर निर्माण के लिए न्यू का कार्य शुरू करेगी? सब कार्य तो प्रारंभ ही है, सारी तैयारी पूरी है, उसमें कोई देरदार नहीं है। प्राय महामारी खत्म हो, बड़े जोरों से कार्य होगा। भगवान शिव की पूजा करने के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। वैसे मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, फिर भी उनकी जो आराधना है, उनकी जो बात है और जो उनका अनुष्ठान करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है और सुयोग्य है, बहुत अच्छी बात है। वैसे 25 मार्च से जब से रामलला अस्थाई मंदिर में स्थापित हुए हैं, तब से उस जगह जहाँ पर रामलला विराजमान थे वहाँ पर निरंतर पूजा होती चली आई है। आगे बढ़ेंगे। चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ के गुंजी में भारतीय स्टेट बैंक की अंतिम ब्रांच है। ये एसबीआई ब्रांच साल में सिर्फ 4 ही महीने काम करती है, वो भी भारत चीन व्यापार और मानसरोवर यात्रा के दौरान। लेकिन अब वक्त के साथ गुंजी में भी काफी कुछ बदल रहा है, जिस कारण यहां के लोगों को साल भर बैंक की दरकार है। हर्ट से चलने वाला यह है चीन सीमा के करीब गुंजी स्टेट बैंक। ये बैंक सिर्फ गर्मी के सीजन में 4 महीने के लिए चलता है और इसी बैंक की मदद से मानसरोवर यात्रियों के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड में शामिल होने वाले व्यापारी नकदी हासिल करते हैं। धारचूला के बाद लिपुलेख रोड में ये इकलौता बैंक है, लेकिन इंटरनेट से जुड़ा नहीं होने के कारण ये ब्रांच उपभोक्ताओं को वो फायदे नहीं दे पाती जिसकी दरकार लोगों को है। हाँ, बैंक में एक तो आज नेट का जमाना है, यहाँ टावर नहीं है, ये नहीं है, तो बैंक खुलने के साथ ही जो नेट नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। लोग सुबह आते हैं, या लोगों से कहा जाता है नेट नहीं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खेती बाती का करने के लिए यहाँ हम लोग आते हैं। तो बैंक खुलने के साथ ही जो संचार की सुविधा बैंक में अच्छी हो। इस बैंक से गुंजी के अलावा नाभी, नपलचू, कुटी, रोंगकोंग, गरवयांग के ग्रामीण सीधे जुड़े हैं। यही नहीं, बीआरओ के कर्मचारियों के अलावा सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी यही बैंकिंग सेवा देता है। एक दौर था जब यहाँ के लोगों की बैंक पर निर्भरता काफी कम थी, लेकिन आज सुरक्षा कर्मियों से लेकर स्थानीय लोगों को साल भर स्थायी बैंक की जरूरत महसूस होती है। मई से लेकर नवंबर तक का 6 महीना है वो अपना गुंजी क्षेत्र में निवास करते हैं और उस अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्टेट बैंक का एक शाखा को हम लोग वहाँ पे संचालित करते हैं। उनके द्वारा जो मांग किया गया है कि इस शाखा को जो है अधिक समय के लिए संचालित किया जाए, इस मांग को हम लोग संबंधित बैंक के जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनको प्रेषित करेंगे। गुंजी और उससे सटे ग्रामीण सिर्फ 6 महीने ऊंचे इलाकों में रहते हैं, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को हर वक्त यहीं मौजूद रहना होता है। ऐसे में बैंकिंग की दरकार अब भारत के इस अंतिम गांव में साल भर रहती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क से जुड़ने के बाद चीन से सटे इन इलाकों में जल्द ही साल भर के लिए डिजिटल बैंकिंग शुरू हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के गुंजी से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने इसकी तुलना मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले से की है। प्रियंका गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में छात्रों के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट होने का शामिल होना, यह सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। इसके एक प्रमाण नहीं है, कम से कम इस भर्ती घोटाले के, उत्तर प्रदेश के व्यापम घोटाले के दर्जनों प्रमाण हैं। परीक्षा होने के पहले परीक्षा के जो प्रश्न हैं लीक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों तक पहुंच जाते हैं। इसमें लोगों से धनुगाही की जाती है। जिनके मेरिट में नंबर होते हैं, मार्कशीट होती हैं, उनको परीक्षा में शामिल नहीं हो जाता है और पैसे के लेन देन के प्रमाणिक तथ्य मिलते हैं। और इस प्रमाणिक तथ्य में भारतीय जनता पार्टी समर्थित कई ऐसे दलालों के नाम मिलते हैं जिनके तार सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सवाल उठाना लाजमी है। आज हमारे प्रदेश का युवा परेशान है, वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सरकार उसकी परिश्रम पर का गला घोटती है। आगे बढ़ते हैं। कासगंज के एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर कंट्रोल पाया, लेकिन इस दौरान बिजली जाने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आपको दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस तरह से आग लगी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है, जो एक बड़ी राहत की खबर है लोगों के लिए। लेकिन बिजली कट होने से लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कासगंज की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बिजली चली गई। लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जल्द ही कासगंज में इस ट्रांसफार्मर में जिस तरह से भीषण आग लगी, उसके बाद बिजली नहीं होने से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में लोग परेशान जरूर हैं। लेकिन राहत की खबर कि ट्रांसफार्मर में जो आग लगी थी उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 बाइक और 2 तमंचों के साथ 5 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश अपने शौक पूरा करने के लिए लूटपाट करते थे, जिनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो मुजफ्फरनगर से ये खबर है, जहां पर मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उस दौरान दोनों ही पुलिस और बदमाशों के बीच हल्की मुठभेड़ भी हुई, लेकिन तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये तीनों ही बदमाश मास्क लगाकर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तीनों बदमाश हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 बाइक, 2 तमंचों के साथ 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी शिक्षक मामले से जुड़ी हुई अनामिका शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कई जिलों में नौकरी कर रही थी अनामिका। बीएसए की तहरीर पर कनेलगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लगाई गई थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से लगातार दिखा रहा है और लगातार इस खबर को लेकर आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। और जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अनामिका शुक्ला के खिलाफ कनेलगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, पूरा मामला है कि अनामिका शुक्ला के नाम की एक छात्रा है जिसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग करके यूपी के कई जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। और इस मामले में प्रयागराज जिले में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सोराव तहसील में, यहाँ पर भी एक महिला ने यहाँ पर अनामिका शुक्ला के नाम से
नौकरी हासिल की है और ये नौकरी 29 नवंबर 2019 को उन्होंने हासिल की है। हालांकि अभी कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन जब अनामिका शुक्ला के नाम से ये फर्जीवाड़ा पूरा सामने आया कि उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तमाम विद्यालयों में शिक्षिकाएं नौकरी कर रही हैं, तो इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जांच कराई और जांच के बाद निवास प्रमाण पत्र से ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है कि यहाँ पर अनामिका शुक्ला के नाम पर जो शिक्षिका नौकरी कर रही थी, दरअसल वो अनामिका नहीं है बल्कि रीना है और उसके पिता का नाम चंद्रभान सिंह है और वो कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है। और न्यूज 18 के हाथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं अनामिका शुक्ला के। अनामिका शुक्ला गोंडा के विद्यालयों में पढ़ी है और एक होनहार छात्रा है, उसके ही डॉक्यूमेंट्स को लगाकर अलग अलग विद्यालयों में लोगों ने नौकरी की है। तो एक ये बड़ा रैकेट लगता है काम कर रहा था जिसने इस तरह से यहाँ पर किया है कि कई विद्यालयों में नौकरी की गई है। और यहाँ पर जो ताजा मामला है वो बीएसए की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बीएसए ने इस मामले में कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और कर्नलगंज थाने में इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। और जो ये मुकदमा बड़ा ये मामला है कि अनामिका शुक्ला एक जो टीचर थी उसके नाम पर अलग अलग जगह नौकरियां कर रहे थे लोग और तमाम सैलरी भी उठा रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।